नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 24 ऑफिशियल। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईरान में फंसे 1595 भारतीय छात्र। इजराइल ईरान युद्ध के बीच तेहरान में 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें 140 छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि सरकार जल्द से जल्द इन छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाने की व्यवस्था करे। ओवैसी ने बताया कि इराक में भी 183 भारतीय तीर्थयात्री फंसे हैं। इजरायली हमलों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूपाणी समेत 80 शवों की हुई पहचान। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 80 शवों की पहचान DNA मिलान से हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल हैं। फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी, जिसमें 242 लोग सवार थे और 241 की मौत हुई। 33 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। 3 परिवार अभी विदेश में हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है, जिसे 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। सोमवार शाम रूपाणी का अंतिम संस्कार हुआ। लॉरेंस गोल्डी गैंगवार, दोनों का गठबंधन टूटा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच विवाद के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया है। गोल्डी अब रोहित गोदारा के साथ, जबकि बिश्नोई कनाडा स्थित नोनी राणा के साथ काम कर रहा है। इस बिखराव से राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। दोनों का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सहित कई गंभीर मामलों में रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के केस को लेकर आपसी नाराजगी बढ़ी। ब्रिटिश F-35 की आपात लैंडिंग। ब्रिटिश नौसेना के F-35 फाइटर जेट ने ईंधन की कमी के चलते तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग की। यह विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से उड़ान भरकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात था और हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ था। केंद्र सरकार से ईंधन भरने की अनुमति के बाद उड़ान संभव होगी। वायुसेना और एजेंसियां लगातार निगरानी में जुटी हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लोहे का पुल ढहने से मची चीख पुकार। पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना पुराना लोहे का पुल भारी भीड़ और बारिश के चलते ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल 5 मिनट तक हिलता रहा, लेकिन लोग फोटो लेते रहे। कुछ लोग तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की। ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी। ईरान इजराइल तनाव के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों से सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और दूतावास के सोशल मीडिया व टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहने की अपील की गई है। आपात स्थिति में सहायता के लिए व्हाट्सएप और कॉल के हॉटलाइन नंबर भी साझा किए गए हैं। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पटना में गंगा जलमार्ग पर मंथन। पटना में पहली बार गंगा नदी पर जल परिवहन को लेकर अंतर मंत्रालयी कार्यशाला होगी। बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल के नीति निर्माता और केंद्रीय मंत्री इसमें भाग लेंगे। कार्यशाला राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कार्गो व यात्री परिवहन को मजबूत करने के लिए अहम नीति तय करेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम से क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भारत पाक सीमा बदलने की संभावना। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान की सीमा बदल सकती है। उनका कहना है कि यह सीमा कच्छ और लद्दाख से हटकर पाकिस्तान के भीतर 100 से 150 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। उन्होंने बलूचिस्तान, सिंध पख्तूनिस्तान और POK को पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई का हिस्सा बताया। साथ ही चीन पर सांस्कृतिक और सामरिक हमले करने का आरोप लगाते हुए चेताया कि वह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कर्नल सोफिया विवाद पर चेतावनी। पचमढ़ी में भाजपा प्रशिक्षण शिविर के दौरान अमित शाह ने नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि असंवेदनशील टिप्पणियों की दोबारा कोई गुंजाइश नहीं होगी। विजय शाह,
देवड़ा और प्रजापति जैसे नेताओं के विवादित बयानों के बाद यह सख्ती दिखाई गई। शिविर में सांसदों और विधायकों को संयमित व्यवहार की सीख दी गई। 2027 में पहली बार जाति गणना। 2027 में देश की 16वीं जनगणना होगी, जिसमें पहली बार जाति आधारित गिनती शामिल होगी। अमित शाह ने इस पर समीक्षा बैठक की और सोमवार को नोटिफिकेशन जारी होगा। यह जनगणना 2 चरणों में होगी, हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना। डिजिटल तकनीक से लोग मोबाइल ऐप से खुद डेटा भर सकेंगे। डेटा सुरक्षा के सख्त उपाय होंगे। 34 लाख कर्मचारी और 1.3 लाख पर्यवेक्षक तैनात होंगे। इजरायल का खुफिया हमला, खामेनेई छुपे बंकर में। इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी हसन मोहाकिक को मार गिराया। साथ ही एक अन्य अफसर मोहसिन बाघेरी की भी मौत हुई। इस हमले से ईरान के सैन्य और खुफिया ढांचे को जबरदस्त झटका लगा है। ईरानी मीडिया की पुष्टि के अनुसार यह हमला तेहरान में हुआ। हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को परिवार समेत राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को पहले दिन निशाना नहीं बनाया गया ताकि वह यूरेनियम संवर्धन योजना को रोकने का फैसला ले सकें। यह पहली बार नहीं है। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में भी हमलों के दौरान खामेनेई ने इसी बंकर में शरण ली थी। इस ताजा घटना ने मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया है। साइप्रस से पीएम मोदी का आर्थिक संदेश। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में पीएम मोदी ने इंडिया साइप्रस CEO फोरम को संबोधित करते हुए भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत और साइप्रस के बीच एक $150 मिलियन का व्यापार हो रहा है, लेकिन इसकी क्षमता कहीं अधिक है। मोदी ने साइप्रस को यूरोप का गेटवे बताते हुए व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमला, दहशत और तबाही। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। बीते सप्ताह इजरायल ने तड़के 3 बजे ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल हमले किए, जिसमें 20 से ज्यादा टॉप ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने रविवार रात इजरायल के तेल अवीव पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मिसाइलें इतनी शक्तिशाली थीं कि कई इमारतें चंद पलों में धराशायी हो गईं। सोमवार सुबह जब इजरायली नागरिक अपने घरों से बाहर निकले तो चारों तरफ मलबा, धुआं और दहशत थी। लोग बंकरों में रात बिताकर बचे, परंतु 4 लोगों की मौत और 10 से अधिक घायल हो गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाके इतने तेज थे कि लोग सांस लेने से भी डर रहे थे, कहीं बारूद शरीर में न चला जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल ने ईरान की जवाबी ताकत को कम आंका। ईरान की ओर से यह हमला दर्शाता है कि उसकी सैन्य क्षमताएं अब भी मजबूत हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अपेक्षाकृत कमजोर साबित हो रहा है। बीते 4 दिनों में ईरानी हमलों में 17 इजरायली मारे जा चुके हैं, जिससे जंग और भी भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिका में मुनीर विरोधी प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग वॉशिंगटन स्थित दूतावास के बाहर जुटे और नारेबाजी की। उन्हें इस्लामाबाद का कसाई कहा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुनीर अमेरिका में हैं और दूतावास में छिपे हुए हैं। पीटीआई समर्थकों ने तख्तियों, बैनरों और डिजिटल वैन से विरोध जताया और उन्हें बाहर निकालने की मांग की।